प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभमिता और हाजिर हूं देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। आईडीटीवी इंद्रधनुष की खबर का असर, जेएसएससी ने गलती सुधारी, संशोधित रिजल्ट किया जारी। बड़का गांव में गिरफ्तारी से भड़के ग्रामीण, घेरा थाना किया बवाल। अब सूर्या हांसदा केस की जांच करेगी सीआईडी। दिशम गुरु शिबू सोरेन का 10वां आज, हेमंत ने निभाई पारंपरिक रस्में। सरकारी स्कूलों में शिबू सोरेन को दी गई श्रद्धांजलि। आवारा कुत्तों की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की पूरी। इटली में नाव हादसा में 26 की मौत, दर्जनों प्रवासी लापता। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर 60.4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप। पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी वीसी पायस का निधन। थोक महंगाई 2 साल के निचले स्तर पर। आईडीटीवी इंद्रधनुष की खबर का असर है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी ने झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का संशोधित परिणाम जारी किया है। गणित एवं विज्ञान, भाषा और सामाजिक विज्ञान विषयों के कुछ जिलों में चयन सूची में पाई गई त्रुटियों को सुधारते हुए यह संशोधित किया गया है। संशोधन के तहत गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए पलामू जिले से एसटी वर्ग का 1 पद, भाषा शिक्षक के लिए पूर्वी सिंहभूम से युवा वर्ग और गढ़वा से एसटी वर्ग तथा सामाजिक विज्ञान विषय के तहत रामगढ़, सरायकेला खरसावा और चतरा जिलों में ओबीसी और एसटी वर्ग के 3 पदों पर बदलाव किया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह बदलाव केवल कुछ ही पदों और जिलों पर लागू होगा, बाकी परिणाम पहले जैसे ही मान्य रहेंगे। राज्य में प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के लिए कुल 26,001 पदों पर नियुक्ति होनी थी, लेकिन अब तक केवल 10,592 पद ही भरे जा सके हैं। कक्षा 1 से 5 तक के 11,000 पदों में से 4,817 और कक्षा 6 से 8 तक के 15,092 पदों में से 5,775 पद भरे गए हैं। शिक्षा विभाग के अनुसार कई जिलों में पर्याप्त योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले और कुछ ने ज्वाइनिंग से पहले ही पद छोड़ दिया। खासकर ग्रामीण व दूरदराज क्षेत्रों में ज्यादा पद खाली है। अब विभाग सफल उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र और नियुक्ति पत्र दे रहा है। आगे नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी ताकि सभी विद्यालयों में शिक्षक उपलब्ध हो और पढ़ाई में रुकावट न आए। अभ्यर्थी जेएसएससी के वेबसाइट पर संशोधित रिजल्ट देख सकते हैं। हजारीबाग जिले के बड़का गांव में एनटीपीसी मुआवजा शिविर के दौरान हुई झड़प के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। बुधवार रात बादम गांव से पुलिस ने कई ग्रामीणों को हिरासत में लिया, जिससे इलाके में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना ठोस सबूत के गिरफ्तारियां की गई है, घरों के दरवाजे तोड़े गए, महिलाओं से मारपीट की गई और मोबाइल फोन तक छीन लिए गए। गुरुवार सुबह सैकड़ों की संख्या में आक्रोशित ग्रामीणों ने बड़कागांव थाना का घेराव कर पुलिस कार्रवाई का विरोध किया और गिरफ्तार लोगों को रिहाई की मांग की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जब तक सभी गिरफ्तार लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी, आंदोलन जारी रहेगा और क्षेत्र में कामकाज ठप रहेगा। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए थाना परिसर और आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है, लेकिन मामला तूल पकड़ चुका है और प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है। जोहार साथियों, प्रेमचंद महतो इंटर कॉलेज मेसरा की ओर से देशवासियों और झारखंड वासियों को स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आशा करता हूं कि हमारे देश और देशवासी आने वाले समय में और तरक्की करें और हमारा देश विश्व पटल पर अपनी अद्वितीय पहचान बनाए। धन्यवाद। नीति में सक्रिय भूमिका निभाने वाले पूर्व नेता सूर्या नारायण हांसदा की पुलिस मुठभेड़ में मौत के बाद ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। देवघर से गिरफ्तार कर गोड्डा लाए जाने के दौरान पुलिस ने उन्हें मुठभेड़ में मार गिराया। इस घटना को लेकर सवाल उठ रहे हैं और अब सीआईडी द्वारा इस एनकाउंटर की जांच की जा रही है। गोड्डा पुलिस ने ये मुठभेड़ बुआरीजोर थाना क्षेत्र में दर्ज की थी और अब सीआईडी ने इस मामले की जांच शुरू करने के लिए नया मामला दर्ज किया है। पुलिस मुख्यालय ने रिपोर्ट में सीआईडी जांच की सिफारिश की है और गोड्डा पुलिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी को प्रारंभिक रिपोर्ट भेजी है, जिसमें मुठभेड़ का पूरा विवरण शामिल है। बता दें, सूर्या नारायण हांसदा की मुठभेड़ को लेकर जांच जारी है और सीआईडी इस मामले की पूरी जांच करेगी। इस जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि मुठभेड़ के दौरान क्या वास्तव में कोई गलत कार्रवाई की गई थी या फिर यह कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा था। इस एनकाउंटर को लेकर राजनीतिक नेता अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जैसे बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ये एनकाउंटर नहीं, हत्या है। वहीं अर्जुन मुंडा ने कहा कि यह साजिश के तहत की गई हत्या है। पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि सरकारी तंत्र की मदद से आदिवासियों की आवाज दबाई जा रही है।
विषम गुरु और झारखंड आंदोलन के प्रणेता स्वर्गीय शिबू सोरेन के पारंपरिक श्राद्ध कर्म का आज यानी गुरुवार को 10वां दिन है। इस अवसर पर सीएम हेमंत सोरेन ने अपने परिजनों के साथ दिवंगत आत्मा की शांति के लिए पारंपरिक विधियों के अनुसार कर्म कांड पूर्ण किया। सीएम ने पूरे विधि विधान से श्राद्ध क्रम में भाग लिया और स्वर्गीय पिता के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके पश्चात उन्होंने परिवार की वरिष्ठ सदस्य दीपमणि सोरेन से श्राद्ध कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा एवं सलाह मशवरा भी किया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और आदिवासी नेता शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज राज्य के कई सरकारी स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। राज्य स्थित सरकारी स्कूलों में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शिक्षकों और छात्रों ने शिबू सोरेन के योगदान को याद किया। उन्होंने आदिवासी समुदाय के अधिकारों के लिए उनकी संघर्षशील राजनीति की सराहना की। इस अवसर पर स्कूल के प्रधानाध्यापक ने शिबू सोरेन को एक महान नेता और आदिवासी समाज के सशक्तिकरण के प्रेरणा स्रोत के रूप में याद किया। छात्रों ने उनकी तस्वीर पर फूल अर्पित किए और 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बच्चों ने शिबू सोरेन के आदर्शों पर आधारित कविता भी प्रस्तुत की। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के मामले की सुनवाई पूरी हो गई है और फैसला सुरक्षित रखा गया है। मामले की विशेष बेंच में जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया ने सभी पक्षों की दलीलें सुनी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि नसबंदी से रेबीज नहीं रुकेगा और आवारा कुत्तों के कारण बच्चे खुले में खेलने से डरते हैं। उन्होंने बताया कि ये उनका निजी रुख है, सरकार का नहीं। कोर्ट ने पहले 11 अगस्त को आदेश दिया था कि दिल्ली एनसीआर के आवारा कुत्तों को 8 हफ्ते में आवासीय इलाकों से हटाकर शेल्टर होम में भेजा जाए। इसके अलावा कोर्ट ने ऐसा करने में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। यह आदेश डॉग बाइट और रेबीज के बढ़ते मामले को देखते हुए जारी किया गया है। मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है और अंतिम फैसला आने वाला है। अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। इटली के लैम्पेडूसा द्वीप के पास प्रवासियों से भरी नाव पलटने से 26 लोगों की मौत हो गई है। लगभग 100 प्रवासी नाव में सवार थे, जिनमें से 60 को बचा लिया गया है, जबकि 1 दर्जन से अधिक लोग अभी भी लापता है। घटना की पुष्टि इटली के तटरक्षक बल और संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR ने की है। हादसे का कारण अत्यधिक भार वाला फाइबर ग्लास की नाव होना बताया गया है। 2 नावों में सवार प्रवासियों ने लीबिया से यात्रा शुरू की थी। जब पहली नाव में पानी भरने लगा, तब सभी को दूसरी नाव में शिफ्ट किया गया, जो भारी होने के कारण पलट गई। बता दें कि इस साल मध्य भूमध्य सागरीय मार्ग की इटली आने की कोशिश में अब तक 675 प्रवासियों की मौत हो चुकी है। 2025 के पहले 6 महीनों में करीब 30,060 शरणार्थी समुद्र रास्ते से इटली पहुंचे हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 16% अधिक है। हादसा इस प्रवासन संकट की गंभीरता को दर्शाता है। अब आपको लेकर चलते हैं मनोरंजन जगत में। मुंबई में बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर 60.4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगे हैं। मामला जुहू के बिजनेसमैन दीपक कोठारी की शिकायत पर दर्ज किया गया है। दीपक ने आरोप लगाया कि शिल्पा राज ने उन्हें 75 करोड़ रुपए का लोन देने का वादा किया था, लेकिन बाद में एक निवेश डील में फंसा दिया, जिसमें 12% ब्याज और मासिक रिटर्न का झांसा दिया गया। उन्होंने कंपनी बेस्ड डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड में 31.9 करोड़ और 28.53 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए, जो बाद में दिवालियापन की प्रक्रिया में फंस गई। 2016 में शिल्पा शेट्टी ने कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन व्यक्तिगत गारंटी दी थी। केस की गंभीरता के कारण इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग यानी EOW ने धोखाधड़ी और जालसाजी के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिल्पा और राज की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। खेल की दुनिया की बात करें तो भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी और ओलंपियन वेसे पाइस का आज कोलकाता के एक अस्पताल में 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन की खबर से भारतीय खेल जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। वीसी पाइस ने भारत की ओर से 1972 म्यूनिक ओलंपिक में हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था, जहां टीम ने रजत पदक हासिल किया था। वे 1971 हॉकी वर्ल्ड कप बार्सिलोना की टीम का भी हिस्सा थे, जिसने सिल्वर मेडल जीता था। हॉकी के अलावा वीसे पाइस ने स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में भी योगदान दिया और कई वर्षों तक बीसीसीआई के डोपिंग रोधी विभाग में सेवा दी। उनका जन्म 30 अप्रैल 1945 को हुआ था। हॉकी मैदान पर वह एक मिडफील्डर के रूप में जाने जाते हैं। वीसी पाइस की पत्नी जेनिफर डटन एक पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी रही, जिन्होंने 1972 ओलंपिक में भारतीय महिला बास्केटबॉल टीम का प्रतिनिधित्व किया और 1982 में टीम की कप्तानी भी की है। और अंत में बाजार और कारोबार की बात। जुलाई में थोक महंगाई दर 2 साल के निचले स्तर -0.58% पर आ गई।
यह जून 2023 के -4.12% के बाद सबसे कम है। खासकर रोजाना के जरूरत के सामान और खाने पीने की वस्तुओं की कीमतों में गिरावट से महंगाई कम हुई है। पिछले महीनों की तुलना में कीमतों में लगातार कमी देखी गई है। जून में -0.13% और मई में 0.39% और अप्रैल में 0.85% थी। रोजाना की आवश्यक वस्तुओं की महंगाई -4.95% पर आ गई है, जो पहले -3.38% थी। खाने पीने की चीजों की महंगाई भी 0.26% से घटकर -2.15% पर हो गई है। वहीं फ्यूल और पावर की थोक महंगाई दर -2.65% से बढ़कर -2.43% रही, जबकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की महंगाई दर 1.97% से बढ़कर 2.05% हो गई है। यह स्थिति उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है, क्योंकि रोजमर्रा के सामान सस्ते हुए हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दर्शकों को कैसी लगी हमारी ये पेशकश हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IDTV इंद्रधनुष।